हाँ जी +1। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हम लोग कवर कर चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लो जी पढ़ते हैं। टॉपिक जो हमारा है बच्चों +1 क्लास, टॉपिक जो हमारा है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को याद करवाऊं, अगर जिन बच्चों ने पिछला वीडियो देखा है उनको पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की कुछ एक लिमिटेशंस थी। जिन लिमिटेशंस की हम लोगों ने बात करी थी वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था और क्या था, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इन दोनों इफेक्ट्स को, इन दोनों फिनोमिनाज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसलिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई थी। फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने वहाँ पे बताया था कि जो वेव्स होती हैं वो बेसिकली पार्टिकल्स कंटेन करती हैं, फोटॉन्स कंटेन करती हैं। इन केस ऑफ लाइट उनको फोटॉन्स बोल देता था कि वेव्स जो बेसिकली होती हैं वो पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहाँ वेव थ्योरी से क्यों नहीं एक्सप्लेन हो पाया और पार्टिकल नेचर ने उस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन कर दिया वो देखो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले ये समझो बच्चों कि होता क्या है। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि एक मेटल का सरफेस होगा। एक मेटल का सरफेस लेता हूँ मैं, कोई भी मेटल है बच्चों, जो कोई भी मेटल है, अगर मैं कहता हूँ इस मेटल के सरफेस के ऊपर आके ये कोई वेव स्ट्राइक कर रही है, किसी भी एनर्जी की वेव है, किसी भी एनर्जी की वेव है, ये आके इस मेटल के सरफेस से स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, इस मेटल के अंदर क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अरे मेटल सरफेस है ये क्या है, मेटल सरफेस है। मेटल के अंदर क्या होंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये यहाँ से क्या आ रही है, वेव आ रही है। वेव क्या हो रही है इसके ऊपर आके, वेव क्या हो रही है इसके ऊपर आके, इंसिडेंट हो रही है। इसको मैं बोल देता हूँ इंसिडेंट वेव, जो इसके ऊपर आके पड़ रही है। जब ये वेव आके इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी तो यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगी, इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी। ये वेव किसी ना किसी एनर्जी के साथ आएगी और उस एनर्जी के साथ ये इस मेटल के सरफेस से टकराएगी और इस मेटल के सरफेस से टकराने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगी और ये इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, अलग अलग टाइम पे मैंने उसकी पोजीशन दिखाई है। कहीं अपने दिमाग में बात रखो कि सर वेव आई और वो टकराई और यहाँ से इतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, मैं ऐसे दिखा देता हूँ। लो ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है अलग अलग टाइम पे। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा, मूविंग इलेक्ट्रॉन विद सम एनर्जी, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, काइनेटिक एनर्जी। जिसको मैं क्या बोलता हूँ बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, 12mv²। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि कुछ ना कुछ मास होगा इलेक्ट्रॉन का, कुछ ना कुछ मास होगा इलेक्ट्रॉन का और वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो उससे उस इलेक्ट्रॉन की क्या निकल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। ये वेव जब आएगी और वेव आके जब इससे टकराई, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहा है बाहर, मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहा है बाहर। तो ऐसा क्या हुआ कि वेव आई और उसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एमिट कर दिया, उसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया बच्चों। अब देखो अगर मैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लेके चलता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने ये बात थोड़ा बोली थी कि इसके अंदर फोटॉन्स होंगे, कोई पार्टिकल्स हैं इसके अंदर। वो तो ये कह रही है कि कोई वेव मूव कर रही है, रेडिएशंस हैं वो वेव की फॉर्म में मूव कर रही हैं। उसने ये थोड़ी बोला कि इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, जिनको मैं क्या बोल रहा हूँ, फोटॉन्स बोल रहा हूँ। तो वो ये चीज़ नहीं बता पाई कि ऐसा क्या किया इसने आके कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ये बाहर निकाल रही है। लेकिन जब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई तो उसने बोला कि ये वेव है, लेकिन इस वेव के अंदर पार्टिकल्स हैं, जिनको मैं क्या बोल रहा हूँ, फोटॉन्स बोल रहा हूँ। ये फोटॉन्स आके टकराएंगे इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ और वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे टू द इलेक्ट्रॉन्स।
वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे टू द इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन्स वहां से इजेक्ट हो जाएंगे वो एनर्जी लेके, फोटोन से वो एनर्जी लेके वो इलेक्ट्रॉन्स मेटल के सरफेस से बाहर निकल जाएंगे। इस फिनोमिना को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसी मेटल के सरफेस के ऊपर फोटॉन्स की बम्बार्डमेंट करवा रहा हूँ, फोटॉन्स आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव, फोटॉन्स मेटल के सरफेस के ऊपर आके टकराएंगे और वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे विद सम वेलोसिटी, विद सम एनर्जी, विद सम वेलोसिटी, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, विद सम एनर्जी, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों इस फिनोमिना को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी नहीं बता पाई इस चीज को। क्यों नहीं बता पाई? क्योंकि वो तो यहाँ पे वेव की बात कर रही थी, उसने ये नहीं बोला कि इस वेव के अंदर फोटॉन्स आ रहे हैं। लेकिन किसने बोला कि इसके अंदर फोटॉन्स हैं? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कह रही है कि इसके अंदर फोटॉन्स हैं भाई, और वो फोटॉन्स आके अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली मेटल के सरफेस से बाहर निकल जाएंगे। तो इसको बोला जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो डेफिनेशन आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगी बच्चों, डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर होगी बच्चों। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, इसको ये मत समझ बैठना कि ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मैं ऐसे दिखा देता हूँ, लो छोड़ो, झंझट ही खत्म कर देता हूँ। लो ये है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये इससे बाहर निकला और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, ये ध्यान रखना। तो डेफिनेशन क्या हो जाती है बच्चों? डेफिनेशन ये हो जाती है, इट इज द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, from the metal surface under the influence of striking photons, लो जी, ये जो स्ट्राइकिंग फोटॉन्स के इन्फ्लुएंस से मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये वेव आई जो कि फोटोन कंटेन कर रही है, वेव आके यहाँ टकराई, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन पड़ा था और ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया मेटल के सरफेस से, जो किसी न किसी एनर्जी के साथ, जो किसी न किसी वेलोसिटी के साथ, किसी न किसी एनर्जी के साथ यहाँ से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लो जी, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या थी, इंसिडेंट वेव थी, और ये क्या था बच्चों, ये था मेटल सरफेस, और ये क्या है, मूविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनर्जी क्या, मूविंग इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी कितना, 12 mv²। ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सारा है, मैंने बता दिया आप लोगों को सारा। ये मेन पॉइंट है कि कोई फोटोन आएगा। अब इन रेडिएशंस के अंदर मैं आप लोगों को बता चुका बच्चों, इन इंसिडेंट रेडिएशंस के अंदर, इन इंसिडेंट लाइट के अंदर, इस इंसिडेंट वेव के अंदर बेसिकली यहाँ क्या आएगा बच्चों, फोटोन होगा। फोटोन कब बोलता था मैं, जब यहाँ क्या होती थी बच्चों, जब मैं यहाँ लाइट की बात कर रहा हूँ, लाइट रेडिएशंस की बात कर रहा हूँ। तो इंसिडेंट लाइट आई, वो टकराई, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, और इस इंसिडेंट लाइट के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। तो कुछ एक मेन पॉइंट है वो लिखो बच्चों। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, फर्स्ट पॉइंट, पहली बात ये कि जो ये फोटोन आके मेटल के सरफेस से टकराएगा, जो फोटोन आके मेटल के सरफेस से टकराएगा, इस फोटोन की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। इस जो ये वेव आ रही है, मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों, जो ये वेव आ रही है, इस वेव के अंदर जो फोटोन आ रहा है उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। अब वो एनर्जी कैसे निकालेंगे सर, एनर्जी कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है। ये देखो वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो देखो वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, और फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। आप लोगों को मैंने पहले बताया है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बताया तो था आप लोगों को। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए H आ गया और ये आ गया न्यू। तो ये किसकी एनर्जी निकल गई बच्चों, उस फोटोन की एनर्जी निकल गई। तो वो फोटोन किस एनर्जी के साथ आ रहा है उस वेव की फॉर्म में, उसकी जो मैं एनर्जी कैलकुलेट करना चाहता हूँ वो निकल जाएगी E = H न्यू से।
मेरे को उसकी फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। अब ये फ्रीक्वेंसी कैसे, अच्छा फ्रीक्वेंसी होती क्या है, वो तो न्यूमेरिकल के अंदर आप लोगों को दी मिलेगी बच्चों, न्यू वैल्यू तो आप लोगों को मेंशन मिलेगी। फ्रीक्वेंसी होती क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ये होती है कि इस पार्टिकल, इस मेटल के सरफेस के ऊपर ये जो फोटोन आके टकरा रहा है, इस मेटल के सरफेस के ऊपर, मैं यहाँ से फोटोन दिखाता हूँ, ये फोटोन है जो कि वेव की फॉर्म में आ रहा है, जो कि यहाँ आके टकराएगा और यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। ये फोटोन इस मेटल के सरफेस पे आके जहाँ टकरा रहा है, जहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, ये पर सेकंड कितनी बार इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करेगा, उसको इसकी क्या बोला जाएगा, फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा, फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा। समझ रहे हो कि ये वेव कितनी बार टकराएगी एक सेकंड में इस मेटल सरफेस के साथ, जहां से इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इजेक्शन होगा। बात समझ रहे हो, या वेव बोल लो, या उस वेव में बेसिकली क्या आ रहा है, फोटोन आ रहा है। वो फोटोन एक सेकंड में कितनी बार टकराएगा इस मेटल के सरफेस से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो उसको इस फोटोन की क्या बोल दिया जाएगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी। उस रेपिटेशन को, पर सेकंड रेपिटेशन को, पर सेकंड उसकी रेपिटेशन को क्या बोला जाएगा, फ्रीक्वेंसी। कि ये 10 बार टकरा रहा है तो 10 साइकिल पर सेकंड हो जाएगा। ये फोटोन, ये वेव 10 बार टकरा रही है मेटल के सरफेस से पर सेकंड में, तो हो जाएगा 10 साइकिल पर सेकंड। तो मैं इसको बोल सकता हूँ 10 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी वेव की, 10 हर्ट्ज हो जाएगी। बात समझ रहे हो ना, तो वो है फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी बच्चों, ये बड़ी बेसिक सी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। आगे अब एक वर्ड आएगा इंटेंसिटी, दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों का पता होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। बताता हूं ये क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है h न्यू नॉट। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eject an electron from metal surface is called, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, is called यहाँ लिख लो, थ्रेशहोल्ड एनर्जी, इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड एनर्जी। अब ये थ्रेशहोल्ड एनर्जी क्या होती है, देखो मैंने बोला थ्रेशहोल्ड एनर्जी, मैंने बोल दिया थ्रेशहोल्ड एनर्जी। अब ये थ्रेशहोल्ड एनर्जी क्या होती है समझो। देखो मैंने बोला कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। मेटल का जो ये इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालने के लिए देखो जो ये वेव आ रही है, इसकी कुछ ना कुछ एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है। मेरे को नहीं पता कितनी है, वो न्यूमेरिकल के अंदर आप लोगों को मेंशन मिलेगी। मैं कह रहा हूँ कि इस वेव की कुछ ना कुछ एनर्जी है, इस वेव की बोल दूँ, या इस वेव के अंदर जो फोटोन आ रहा है उस फोटोन की कुछ ना कुछ क्या है, एनर्जी है। वो किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रहा है, किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी के साथ। तो इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इसकी एनर्जी बन जाएगी क्या, E इज इक्वल टू एच न्यू। फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इस फोटोन की एनर्जी बन जाएगी E इज इक्वल टू एच न्यू। तो ये फोटोन किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रहा है, या मैं बोल दूं इसको दूसरी भाषा में, किसी ना किसी एनर्जी के साथ मूव कर रहा है, किसी ना किसी एनर्जी के साथ इस मेटल के सरफेस से टकरा रहा है। और मेटल के सरफेस में क्या पड़ा है, इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस में पड़ा है, इसको बाहर निकलने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसको बाहर निकलने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसको बोला जाता है थ्रेशहोल्ड एनर्जी। थ्रेशहोल्ड एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको मैंने एच न्यू नॉड से दिखाया, इसको मैं दिखाता हूँ न्यू नॉड से, एच न्यू नॉड हो जाएगा। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड एनर्जी। उसको क्या बोला, उसको क्या बोला जाएगा, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। तो इस मेटल के सरफेस से
इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को बोला जाएगा थ्रेशहोल्ड एनर्जी। उसको क्या बोला जाएगा? थ्रेशहोल्ड एनर्जी। और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। देखो ये जो है बच्चों, मैं ये कहता हूँ कि मान लो ये जो फोटोन है ये 10 जूल एनर्जी के साथ इसके साथ टकरा रहा है, इस मेटल के सरफेस से टकरा रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर निकलने के लिए ना 8 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। कम से कम 8 जूल एनर्जी तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए चाहिए ही चाहिए। अगर इसको 8 जूल से कम एनर्जी मिल रही है तो ये बाहर नहीं निकलेगा। तो मिनिमम 8 जूल एनर्जी इसको बाहर निकलने के लिए चाहिए ही चाहिए। अगर 8 जूल एनर्जी इसको नहीं मिलेगी तो ये बाहर नहीं निकलेगा। तो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी हो गई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए? 8 जूल। और उसको क्या बोला जाएगा? थ्रेशहोल्ड एनर्जी। उसको बोला जाएगा थ्रेशहोल्ड एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, दैट इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड एनर्जी। तो इसकी थ्रेशहोल्ड एनर्जी कितनी हो गई? इसको ई नॉड से दिखा देता हूँ, चलो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। ई नॉड एच न्यू नॉड। एच तो क्या प्लैंक्स कांस्टेंट, वो तो दोनों में सेम रहेगा। न्यू नॉड क्या है? फ्रीक्वेंसी है, वो दोनों में क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी। तो 8 जूल इसके लिए क्या हो जाएगी? थ्रेशहोल्ड एनर्जी। अब ये 10 जूल एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन इसको चाहिए कितनी? 8 जूल। तो 8 जूल एनर्जी लेके तो ये बाहर निकल जाएगा। तो बाकी कितनी बच गई? इसने ली कितनी? इसने 10 जूल ली। इसको चाहिए कितनी थी? 8 जूल। तो बाकी जो एक्स्ट्रा 2 जूल एनर्जी है, बाकी जो एक्स्ट्रा 2 जूल एनर्जी है, वो 2 जूल एनर्जी यूज होगी इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए। एक फोटोन आया, 10 जूल एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है, मेटल के सरफेस के ऊपर आके टकरा रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ने इससे 10 जूल एनर्जी ली, 8 जूल तो यूज हो गई मेटल के सरफेस से बाहर निकलने के लिए। बाकी जो 2 जूल बची, वो 2 जूल एनर्जी लेके वो मूव करना शुरू कर देगा। तो जो ये 2 जूल यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे जो 2 जूल एनर्जी है वो यूज होगी एज आ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। ये फंडा क्लियर हुआ? बहुत बेसिक बात है ये कि फोटोन जितनी एनर्जी लेके आया, फोटोन जितनी एनर्जी लेके आया उसमें से कुछ एक अमाउंट ऑफ एनर्जी तो यूज होगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और बाकी जो एनर्जी बचेगी वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाने में यूज होगी। काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाने में यूज होगी। ये बेसिक बात है, इसको ध्यान रखना। और इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है उसको बोला जाता है थ्रेशहोल्ड एनर्जी। थ्रेशहोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैं लिखवा चुका फर्स्ट पॉइंट। The minimum amount of energy required to remove an electron from metal surface is called threshold energy. इसको वर्क फंक्शन भी बोल देते हैं बच्चों, वर्क फंक्शन या थ्रेशहोल्ड एनर्जी। वर्क फंक्शन बोल देते हैं या थ्रेशहोल्ड एनर्जी, एक ही बात है, ठीक है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ऐसे भी आपकी बुक में इसको ऐसे लिखा हुआ है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड अबव विच द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मेटल से इजेक्ट होगा, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाएगा? थ्रेशहोल्ड एनर्जी। जैसे उसके लिए 8 जूल था, 8 जूल जब तक उसको नहीं मिलेगी तब तक वो मेटल के सरफेस से इजेक्ट नहीं होगा। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ कितनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसको उसकी क्या बोला जाएगा? थ्रेशहोल्ड एनर्जी। और थ्रेशहोल्ड एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको क्या बोला जाएगा? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको बोला जाएगा थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये इस थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी इसको क्या बोला जाएगा? थ्रेशहोल्ड एनर्जी। हाँ जी, सेकंड पॉइंट देखो। सेकंड पॉइंट ये होता है बच्चों, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, द काइनेटिक एनर्जी, और यह जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, और या मैं बोल दूं बच्चों जो वेलोसिटी होगी। अब ये देखो ना, मेटल के सरफेस से आके फोटोन टकराया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ, किसी ना किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ। और मैं यहाँ नहीं लिख रहा किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ, किसी ना किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ, 12mv², है ना।
अब जो ये वेलोसिटी होगी इस इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा उतनी ज़्यादा तो क्या होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है मूविंग इलेक्ट्रॉन की, ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, कि ये जो वेव आ रही है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ये जो फोटोन आ रहा है, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को अगर मैं यहाँ फोटोन बोल रहा हूँ तो। ये जो फोटोन आ रहा है, इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या है, इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी किसकी, मूविंग इलेक्ट्रॉन की, उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मूविंग इलेक्ट्रॉन की ना। अब बच्चों मैं कहता हूँ कि इस मेटल के सरफेस के ऊपर एक फोटोन आया, ये फोटोन है, ये इलेक्ट्रॉन है। एक तो फोटोन आ रहा है यहाँ पे 1 सेकंड में 10 बार टकरा रहा है, तो 10 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग एनर्जी निकाल दूंगा मैं, 10 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग एनर्जी निकाल दूंगा ना, 10 साइकिल पर सेकंड के अकॉर्डिंग। और मैं कहता हूँ यही फोटोन अगर 20 बार टकराए तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 20 हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग फिर एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी के साथ ये फोटोन टकराएगा, जितनी ज़्यादा एनर्जी के साथ, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ ये फोटोन टकराएगा इस मेटल के सरफेस से, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ ये फोटोन टकराएगा मेटल के सरफेस से, उतनी ही ज़्यादा इस फोटोन की क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी। और जितनी ज़्यादा फोटोन की एनर्जी होगी जो कि इस मेटल के सरफेस से टकराने में यूज़ करेगा, उतनी ही ज़्यादा इस इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, उतनी ज़्यादा इस इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं ये कहता हूँ कि बच्चों देखो, अब जैसे मैंने वहाँ एग्जाम्पल दिया था कि भाई इसको बाहर निकलने के लिए ना 8 जूल चाहिए, ये 10 जूल प्रोवाइड करवा रहा है, तो 2 जूल इसकी काइनेटिक एनर्जी में यूज़ हो गई। लेकिन अगर भाई ये यहाँ पे 15 जूल प्रोवाइड करवाना शुरू कर दे, 10 की जगह 15 प्रोवाइड करवाना शुरू कर दे, तो इसने तो फिक्स ही रहना है। इलेक्ट्रॉन ने तो बाहर निकलने के लिए कम से कम कितने जूल एनर्जी चाहिए बच्चों, इसको 8 जूल चाहिए। यहाँ बच कितनी गई, 7 जूल। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितनी यूज़ होनी शुरू हो जाएगी, 7 जूल। तो ओवरऑल इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है मूविंग इलेक्ट्रॉन की, वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, नॉट अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब ये क्या है सर, इंटेंसिटी क्या है बताता हूँ, देखो समझो। तो मैं बोल सकता हूँ द velocity or the kinetic energy of the moving electron will depends upon the frequency of incident radiation or not upon the intensity of इंसिडेंट रेडिएशन। ना कि इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी, दैट विल डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, नॉट अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्लियर है जी। तो इसको नोट कर लेना बच्चों, ये मेन पॉइंट्स हैं इसके। अब देखो इंटेंसिटी क्लियर करता हूँ। फ्रीक्वेंसी तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया होगा। अब मैं इंटेंसिटी की बात करता हूँ। अच्छा एक चीज़ और है, और बताता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को, ये कि जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है बच्चों, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये लेता जा रहा हूँ मैं नीचे की तरफ मूव करते हुए। मेटल का साइज़ बढ़ता जा रहा है, मेटल का साइज़ बढ़ता जा रहा है। तो इनके लिए जो बच्चों थ्रेशोल्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए 2.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए क्या है 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आ रहा है बच्चों आप लोगों के लिए यहाँ 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि नीचे जाते हुए ना मेटल का साइज बढ़ता जाएगा। लिथियम, लिथियम के बाद क्या आ गया सोडियम, सोडियम के बाद क्या आ गया पोटेशियम, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसको मैं बाहर निकालना चाहता हूँ, इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में ना अट्रैक्शन रहती है यहाँ,
इस अट्रैक्शन को ही तो तोड़ना है हम लोगों को। जब तक ये अट्रैक्शन नहीं टूटेगी तब तक ये इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा। अरे ये मेटल ले लिया, मेटल, और इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है, एटम्स ही तो हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, एटम्स में ही तो होंगे। अगर मैंने लिथियम का मेटल सरफेस ले लिया, सोडियम का मेटल सरफेस ले लिया, तो उसके अंदर क्या, उसके एटम्स ही तो हैं, और एटम से ही तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो मेरे को ना ये अट्रैक्शन तोड़ना होता है बेसिकली, जो वो बम्बार्डमेंट करवा रहा हूँ ना इसके ऊपर मैं, ये जो एनर्जी आ रही है यहाँ से, ये एनर्जी किस काम के लिए यूज़ हो रही है, इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए यूज़ हो रही है। इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है, जब ये अट्रैक्शन टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो मूव करेगा। क्लियर है ना। तो जैसे जैसे मेटल का साइज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा तो उनके बीच में अट्रैक्शन कम होता जाएगा। अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी कम होती जाएगी। तो उसको तोड़ने के लिए जो थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिएगी उसकी रिक्वायरमेंट भी कम होती जाएगी। लिथियम के लिए 2.42, सोडियम के लिए 2.30, पोटेशियम के लिए 2.25 और सीजियम के लिए और कम 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे जैसे नीचे की तरफ मूव करेंगे एटम का साइज बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप मूव करते हुए एटम का साइज बढ़ेगा, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी कम होती जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट था बीच में रह गया था। आगे देखो, थर्ड पॉइंट के ऊपर फोकस करो, इंटेंसिटी बताता हूं। थर्ड पॉइंट, इंटेंसिटी। देखो मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं पहले कि द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड is proportional to the intensity of incident radiation, is proportional to the intensity of incident radiation। इस इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इसकी इंटेंसिटी क्या है, ये वर्ड बोला मैंने। फ्रीक्वेंसी में और इंटेंसिटी में डिफरेंस समझो बच्चों, तभी आप ये बात क्लियर कर पाओगे। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी न किसी वेलोसिटी के साथ, किसी न किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ, किसी न किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ, है ना। मैंने बोला इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, यहाँ से फोटोन आ रहा है वो एक सेकंड में कितनी बार टकरा रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। ये मैं आप लोगों को बता चुका, और मैंने यहाँ चीज़ ये मेंशन भी करी है कि नोट अपॉन द इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी होता है कि मेटल के पर यूनिट एरिया के ऊपर पर सेकंड में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स की बम्बार्डमेंट हो रही है। क्लियर है, रिपीट करूं कि किसी मेटल के पर यूनिट सरफेस पे पर सेकंड में, पर यूनिट सरफेस पे पर सेकंड में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स की बम्बार्डमेंट हो रही है, दैट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ दैट रेडिएशन। बच्चों मैं कहता हूं कि एक सेकंड में इस पे अगर 10 फोटोन आके गिर रहे हैं, देखो फ्रीक्वेंसी अलग चीज है, फ्रीक्वेंसी है कि एक फोटोन एक सेकंड में कितनी बार टकराएगा उसके साथ। और इंटेंसिटी क्या कहती है, इंटेंसिटी कहती है कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ फोटोन आके टकराएंगे इसके साथ। एक सेकंड में 10 फोटोन टकरा रहे हैं, एक सेकंड में 20 फोटोन टकरा रहे हैं, एक सेकंड में 2 फोटोन टकरा रहे हैं, 3 4 5, एक सेकंड में 2 फोटोन टकराए, 3 4 5 6, तो इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। पहले एक सेकंड में 2 फोटोन टकरा रहे थे, फिर एक सेकंड में 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड कितने टकरा रहे हैं मेटल के सरफेस के साथ, पर यूनिट सरफेस के साथ, उसको बोला जाता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और बच्चों जितने ज़्यादा फोटोन एक सेकंड में इसके साथ आके टकराएंगे उतने ही तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। मैंने बोला एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, 2 फोटोन टकराए तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे, वो तो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे। और
वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन में। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक, सॉरी फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी आर डिफरेंट थिंग्स, इनको ध्यान रखना। ठीक है जी बच्चों, ये था इंटेंसिटी के बारे में। अब बात करता हूँ मैं इसका जो फॉर्मूला होता है जो न्यूमेरिकल में आप लोगों को यूज़ करना है। यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वही है, इस चीज़ को ध्यान रखना। मेटल के सरफेस पे वेव आके टकराई, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ये है मेन चीज़, इसको ध्यान रखना। अब फॉर्मूला है बच्चों, ये किसी ना किसी एनर्जी के साथ वेव आई, उसको मैंने बोल दिया Ehν। इस वेव के अंदर क्या है, फोटोन है। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कोई मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए थी, उसको मैंने बोल दिया E0 जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसने जितनी एनर्जी प्रोवाइड करी उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए यूज़ हो गई, बाकी बची हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए यूज़ हो गई। तो इसने जितनी एनर्जी प्रोवाइड करी, इस फोटोन ने जितनी एनर्जी प्रोवाइड करी, अगर उसमें से माइनस कर देता हूँ थ्रेशोल्ड एनर्जी को, तो बाकी बची हुई एनर्जी किस काम में यूज़ हो गई, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाने में इलेक्ट्रॉन को। जितनी एनर्जी फोटोन ने प्रोवाइड करी, अगर उसमें से मैंने थ्रेशोल्ड एनर्जी को माइनस कर दिया, तो बाकी बची हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाने में यूज़ हुई। तो E इज इक्वल टू E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, यस और नो। तो Hν, this is the energy of incident photon, energy of incident radiation, and this is the minimum amount of energy required for that electron to eject from metal surface, Hν0 threshold energy, and the remaining energy will be used as the kinetic energy half mv²। तो जितनी दी उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी प्रोवाइड करवाने में यूज़ हो गई, बाकी बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाने में यूज़ हुई। लो जी, ये है फॉर्मूला। Hν इज इक्वल टू Hν0 प्लस हाफ mv², Hν0 प्लस हाफ mv²। ठीक है जी बच्चों, अब न्यूमेरिकल वगैरह करके देखते हैं इसके, नोट कर लेना। ये था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कुछ एक प्रॉब्लम करवा देता हूँ, ट्राई करना बच्चों। NCERT की प्रॉब्लम जरूर करते रहना बच्चों, +1 NCERT की प्रॉब्लम्स जरूर करते रहना। फॉर्मूला बता दिया आप लोगों को, जो न्यूमेरिकल फार्मूला यूज़ होगा, Hν इज इक्वल टू, आया कैसे वो बता दिया, Hν इज इक्वल टू Hν0 प्लस हाफ mv²। फॉर्मूला है बच्चों, क्या फॉर्मूला है, Hν इज इक्वल टू Hν0 प्लस हाफ mv²। ठीक है, यह है एनर्जी, किसकी एनर्जी, ऑफ इंसिडेंट फोटोन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ये है बच्चों थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, या मैं इसको क्या बोल देता हूँ, वर्क फंक्शन, एक ही बात है बच्चों। और ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उस इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, एक ग्राफ पूछ लेता है कई बार, किस किस के बीच में, काइनेटिक एनर्जी के बीच में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स और इंटेंसिटी के बीच में। लगाओ दिमाग, बताओ कैसे आएगा, इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स, इंसिडेंट फोटॉन्स की जो इंटेंसिटी होगी, बोलो भाई बच्चों, सोचो थोड़ा सा। अभी बताया था आप लोगों को कि इंटेंसिटी का ना काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करती होती है, फ्रीक्वेंसी पे। काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे, नॉट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंटेंसिटी तो सिर्फ ये बताएगी कि कितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, है ना। तो ये इंडिपेंडेंट रहेगा बच्चों, ये इंडिपेंडेंट रहेगा। ये मैंने ऐसे बना दिया ग्राफ।
तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंडिपेंडेंट रहेगी इंटेंसिटी पे। और डिपेंड किस पे करती है बच्चों? डिपेंड करती होती है किस पे? फ्रीक्वेंसी पे। कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा, उसका देख लेना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, आपकी बुक में बना रखे हैं ग्राफ बच्चे। और ये आ गई फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस। ये क्या आ गई बच्चों? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस। अब एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए। एक मिनिमम अमाउंट चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए बच्चों, जिसको मैं क्या बोल रहा था? न्यू नॉड। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी उस फ्रीक्वेंसी की वजह से, यहाँ से यहाँ तक की जो फ्रीक्वेंसी है, या बोल दूँ यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है इंसिडेंट रेडिएशंस की, वो तो यूज़ हो गई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। और यहाँ से आगे की जो एनर्जी है या यहाँ से आगे की जो फ्रीक्वेंसी है वो यूज़ होगी उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाने में। तो ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी आगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। इस तरीके का ग्राफ आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये तो हो गई वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए चाहिए। ठीक है, इतनी यहाँ से यहाँ तक की तो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से यहाँ तक की तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए यूज़ हो गई। इसके बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती गई, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई इलेक्ट्रॉन्स की। ये देखो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई जैसे जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई। जैसे जैसे इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई वैसे वैसे उसकी एनर्जी बढ़ती गई, काइनेटिक एनर्जी। और एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है इंसिडेंट फोटोन की इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। उसको क्या बोला जाता है? उसको क्या बोला जाता है बच्चों? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये था भाई बच्चों। अब ना मैं बात कर लेता हूँ इस फॉर्मूले के ऊपर ना, न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। लो, एक न्यूमेरिकल है, ये कहता है इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चों नोट कर लेना, मैं बोर्ड पे स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, मैं बस बोल देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट irradiation of a metal with light of frequency 5.2 into 10 raised to power 14 per second yield electron with maximum kinetic energy. This calculate the threshold frequency. तो बच्चों ये कह रहा है आप लोगों को कि कोई फोटो इलेक्ट्रॉन आके मेटल के सरफेस पे पड़ रहा है। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द मेटल। ये कह रहा है कि कोई फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस पे आके पड़ रहा है, कोई फोटोन मेटल के सरफेस पे आके पड़ रहा है। इसके लिए एनर्जी दे दिया आप लोगों को एच न्यू, ये दे दिया आप लोगों को। सॉरी, एनर्जी नहीं दी, फ्रीक्वेंसी दी है। फ्रीक्वेंसी दे दी आप लोगों को न्यू, और वो फ्रीक्वेंसी दे दी बच्चों, फ्रीक्वेंसी दे दी, एनर्जी दे दी। वैसे एक ही बात है, एच से मल्टीप्लाई कर लोगे आप लोग। ये कितनी है? 5.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14 पर सेकेंड है। 5.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14 पर सेकेंड, इतनी उसने फ्रीक्वेंसी दे दी। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है ना, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दे रहा है वो, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दे रहा है वो है 1.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 जूल। कितनी एनर्जी के साथ मूव कर रहा है? तो पूछ रहा है कि न्यू नोड बताओ भाई। अरे बड़ा सिंपल है बच्चों, ये देखो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉड प्लस दिस काइनेटिक एनर्जी, है ना। ज़्यादा फैक्टर्स में उलझने की जरूरत नहीं है कहीं। अब एम देखो, यहाँ वी क्या है, हमें उस चीज़ से कोई मतलब थोड़ा है। हम लोगों को तो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी दी है। वैसे भी आप लोगों को पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स होता है। अब ये देखो, मेरे को तो न्यू नॉड निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, एच को बाहर ले लेता हूँ, न्यू माइनस न्यू नॉड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और इसको कर देता हूँ न्यू माइनस न्यू नॉड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बाय एच।
तो न्यू नॉट कैसे निकलेगा, न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी बाय एच इज इक्वल टू न्यू नॉट। लो सिंप्लीफाई किया इस फॉर्मूले को और कुछ नहीं किया मैंने। अब वैल्यूज़ दे रखी हैं, न्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 5.2 इंटू 10 रेज टू पावर 14, न्यू की वैल्यू दे रखी है 5.2 इंटू 10 रेज टू पावर 14 पर सेकेंड, माइनस काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 1.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, 1.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल। हाँ जी, और एच की वैल्यू आप लोग जानते हो बच्चों कितनी होती है, 6.626 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड इज इक्वल टू क्या, न्यू नॉड। लो भाई बच्चों, जूल से जूल गया पर सेकंड, ये पर सेकंड वाली टर्म से पर सेकंड वाली टर्म को माइनस कर दूंगा तो यहाँ से न्यू नोड निकल जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आंसर बता देता हूँ, कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, 3.24 इंटू 10 रेज टू पावर 14 आ रहा है, 3.24 इंटू 10 रेज टू पावर 14 पर सेकंड ये आंसर आ रहा है। हेलो भाई बच्चों, ठीक है, ये निकल गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आपसे थ्रेशोल्ड एनर्जी पूछे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बता सकते हो आप, ई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट कर देना, 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर 34 माइनस 34 जूल सेकेंड इंटू 3.24 इंटू 10 रेज टू पावर 14 पर सेकेंड। लो जी, क्लियर है जी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना, जूल में निकल जाएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक और प्रॉब्लम है वो और करवा देता हूँ बच्चों, जो भी वीडियो आता है उसको 2 दिन के अंदर अंदर देख लिया करो, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए वीडियो को मत लटकाया करो, डेली का काम डेली कवर होना चाहिए। अब देखो ये कहता है कि अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस स्ट्राइक्स ऑन अ मेटल सरफेस। लो भाई, ये मेटल के सरफेस के ऊपर कोई फोटोन आके गिर रहा है और उस फोटोन की ना वेवलेंथ दे दिया आप लोगों को, वेवलेंथ दे रहा है 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 मीटर। अच्छा, स्ट्राइक्स ऑन अ मेटल सरफेस, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बीइंग 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है, जो ये इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन समझते हो, अभी बताया था आप लोगों को क्या होता है वर्क फंक्शन, क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी ये आप लोगों को कितना दिया है, 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू बच्चों 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल। ये आप लोगों को बता चुका मैं, क्लियर है ना। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लेना आप लोग, ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो इसको देखते हैं बाद में, पहले देखते हैं और क्या पूछा हुआ इसने। ये कहता है कि कैलकुलेट करो, ये कह रहा है कोई फोटोन पड़ रहा है मेटल के सरफेस पे, उस फोटोन का लैम्डा दिया है, इस मेटल के लिए वर्क फंक्शन दिया है इतना है, थ्रेशोल्ड एनर्जी दे दी आप लोगों को। कह रहा है कि एनर्जी ऑफ फोटोन निकालो, पहले तो निकालनी है फोटोन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन। ये फोटोन किस एनर्जी के साथ मेटल के सरफेस पे गिर रहा है आके। उसके बाद पूछ रहा है सेकंड चीज कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो किस एनर्जी के साथ मूव करेंगे, किस काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अरे बड़ा सिंपल है बच्चों, कुछ भी तो नहीं है, करना क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है और C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। तो न्यू क्या होता है, C बाय लैम्डा होता है, ये बताया था आप लोगों को। तो न्यू की जगह क्या रख देता हूँ, C बाय लैम्डा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, एनर्जी निकल जाएगी फोटोन की। एनर्जी कैसे निकलेगी, 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय लैम्डा कितना है बच्चों, 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 मीटर। लो भाई बच्चों, मीटर से मीटर गया, सेकंड से सेकंड गया, तो जूल बचेगा, एनर्जी निकल जाएगी फोटोन की। फर्स्ट पार्ट, फोटोन की एनर्जी निकल गई जूल में, और ये आंसर आ रहा है 4.9 10 रेज टू पावर माइनस 19, 4.9 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल आ रहा है। लो, क्लियर है ना। इस फोटोन की एनर्जी निकल गई, इस वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग हमने एनर्जी निकाल ली, कितनी आ गई, 4.9 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल। क्लियर है जी। अब मेरे को बात किस चीज़ की करनी है, मेरे को बात करनी है ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना, इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है। सेकंड पॉइंट पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो निकल जाएगी
ये इसकी एनर्जी किस में दी है, जूल में। और ये एनर्जी देखो, ये तो है फोटॉन्स की एनर्जी, मतलब इसने ये क्या दे दिया, एच न्यू दे दिया है ना, और ये क्या दिया है, एच न्यू नॉट। बस चक्कर ये है, इसने यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया। तो एक काम करता हूँ, या तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लो, कितने से मल्टीप्लाई करके, अभी बताया था आप लोगों को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻⁻⁹ जूल के बराबर होता है। या तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लो, और या तो फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो, और दोनों को माइनस कर देना तो क्या निकल जाएगी, क्योंकि आप लोग जानते हो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से इस एच न्यू नॉट को माइनस कर दूंगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन की क्या निकल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। बस मेरे को अब उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। कन्वर्ट करना बड़ा आसान है बच्चों, कर लो, कोई चक्कर ही नहीं है। लो मैं उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। लो 1.6 10⁻⁻⁹ जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। 1 जूल 1/1.6 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। कितने जूल है ये है भाई 4.9 × 10⁻⁻⁹ जूल। लो 4.9 10⁻⁻⁹ डिवाइड बाई 1.6 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ से आ गया ये कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लो मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल लिया मैंने, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेरे को निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, ये कितना है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कितना आ गया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3.1 में से माइनस कर दूंगा कितना 2.13। लो 2.13 7 8 0, बात खत्म। तो आंसर क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई बच्चों, काइनेटिक एनर्जी आ गई 0.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको भी जूल में कन्वर्ट करना है, अगर कर दो, अगर आंसर जूल में पूछ रहा है तो जूल में बता दो, अगर आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बता दो, वो तुम्हारी मर्जी है जैसे करना चाहते हो। लो 1.6 × 10⁻⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देना, -19 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये जूल में निकल जाएगा आंसर। ये काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। कहीं गड़बड़ हुई क्या, हाँ गड़बड़ हुई, आंसर में थोड़ी गड़बड़ हुई। यहाँ 9 आएगा बच्चों, 10-1 ये 9 आएगा, सॉरी 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। लो ये जूल में निकल जाएगा। तो ये था आप लोगों का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, उसके बाद ड्यूअल नेचर पढ़ेंगे रेडिएशंस का। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करके देखना, पेपर में आते हैं न्यूमेरिकल, इसलिए इस पर इतना टाइम लगाया है, ठीक है। बहुत ध्यान से करने का टॉपिक है, ठीक है जी बच्चों। सारी चीज़ें कवर करते रहो, टाइम ख़राब ना करो। कोई डाउट होता है तो डाउट भेजो। थैंक यू वेरी मच।